नमस्कार, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। क्वेश्चन सीरीज के सेट्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट 1 को रिलीज़ कर दिया है और आप कभी भी यूट्यूब के माध्यम से उस सेट को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 लेकर के आए हैं और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सिलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। इससे पहले की जो क्लास रही है क्वेश्चन सीरीज की, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए हम लोग जो क्वेश्चन लेके आए हैं उस क्वेश्चन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो एक क्वेश्चन जो हम उठा रहे हैं उस एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेंगे। उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को लेते हैं और अपनी नॉलेज को और इंक्रीज करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन। भारत के बाहर सबसे पहले बौद्ध धर्म कहाँ विकसित हुआ या कहाँ स्वीकार किया गया। तो इसके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चाइना, जापान, श्रीलंका और तिब्बत। आपको ये बता दें कि ये चारों कंट्रीज जो हैं, जो भारत के बाहर के संबंध में हम लोग देख रहे हैं बुद्धिज्म को, तो ये चारों कंट्रीज ऐसी हैं जो अपने आप में बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं। चाइना में भी बौद्ध धर्म बहुत बड़े पैमाने पर है, श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जापान और तिब्बत ये अपने आप में बुद्धिस्ट कंट्रीज ही हैं। तो अगर हम देखें तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका को सही ऑप्शन के तौर पर आप इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया और कलिंग युद्ध करने के बाद वो युद्ध से विमुख हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान किया। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो उस वृक्ष की एक शाखा को अपने साथ श्रीलंका लेकर के गए थे और आज भी वो वृक्ष श्रीलंका में विद्यमान है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, महाभारत वाज आल्सो नोन एज। महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं, इसके 4 ऑप्शन के रूप में बृहद कथा, दूसरा जय संहिता, तीसरा राजतरंगिणी और चौथा है पुराण। तो क्या महाभारत बृहद कथा के नाम से जाना जाता है या जय संहिता के नाम से या राजतरंगिणी या फिर पुराण? तो इसको एक एक करके देखें। जहाँ तक बृहद कथा की बात है, बृहद कथा एक पुस्तक है जिसको गुणाढ़ जो लेखक हैं उसके उन्होंने लिखा। जय संहिता जो नाम है ये महाभारत के विषय में सबसे उपयुक्त नाम है। तो कहते हैं कि महाभारत का प्राचीन नाम या महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता ही रहा है। राजतरंगिणी एक ऑप्शन के तौर पर आप देख रहे हैं। राजतरंगिणी संस्कृत के एक विद्वान कल्हड़ द्वारा लिखी रचना है और पुराणों के विषय में ही तो हम लोग जानते ही हैं, 18 प्रकार के पुराण हैं और ऐसा कहा जाता है कि पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई है, उसका संकलन वेदव्यास द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हैज बीन रेकन्ड एज अ मास्टरपीस। अभिज्ञान शाकुंतलम को हम एक उत्कृष्ट कृति मानते हैं और यह उत्कृष्ट कृति किसकी है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है कालिदास की। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को देख लें और उनके जो रचनाएं हैं इनके बारे में भी बात कर लें। भाष, भाष एक संस्कृत के कवि रहे जिन्होंने स्वप्नवास दत्त नाम की एक पुस्तक संस्कृत में लिखी। दूसरा जो ऑप्शन है अश्वघोष। तो अश्वघोष एक बुद्धिस्ट मॉन्क रहे, एक बुद्धिस्ट सेंट रहे जिन्होंने बुद्ध चरित्र नाम की रचना लिखी और बुद्ध चरित्र के साथ साथ सौंदर्य आनंद नाम की रचना
अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। ये एक लेखक के रूप में हम देख रहे हैं। तो भाष द्वारा स्वप्नवास दत्त लिखी गई संस्कृत में, अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित लिखी गई, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? कालिदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कालिदास। और जो फोर्थ ऑप्शन है शूद्रक। तो ऐसा कहते हैं कि शूद्रक नाम के एक लेखक रहे जिन्होंने मृच्छकटिका नाम की, मृच्छकटिकम नाम की संस्कृत की पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर आप एक प्रश्न के माध्यम से, एक प्रश्न है लेकिन एक प्रश्न के माध्यम से उसके ऑप्शंस के बेसिस पे बाकी और सारी चीज़ों के भी बारे में जानकारी आपको मिल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विथ, तीर्थंकर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो क्या तीर्थंकर शब्द हिंदू धर्म से संबंधित है, क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है? जोरथ्रस्ट्रियनियम। अब ये जोरथ्रस्ट्रियनियम क्या है? इसको जरथ्रुस्त से जोड़ा जाता है, पारसी धर्म से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन के तौर पर आपके सामने तीर्थंकर, आपने ध्यान से सुना होगा और आपने देखा भी होगा, जैन धर्म के जितने भी महान संत हुए, उन महान संतों के साथ तीर्थंकर शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। ये इसका ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सभा इन द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में, वेदों के समय में सभा जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता था, या सभा जो शब्द है उससे हमें क्या पता चलता था, किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी? तो ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल मेन इन विलेज, क्या सभा को हम गांव में रहने वाले जो पेशेवर लोग हैं या पेशेवर व्यक्ति हैं, क्या उनके बारे में पता चलता है? सभा को हम रॉयल कोर्ट यानी राजशाही जो व्यवस्था है उसमें जो कोर्ट है, उसमें जो दरबार है, क्या दरबार की बात हम कर रहे हैं? सभा के रूप में हम मंत्री परिषद को देख रहे हैं, या फिर नेशनल असेंबली ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राज्य के सभी नागरिकों द्वारा एक बड़ी बैठक? तो वैदिक पीरियड में सभा जो शब्द है उसका अर्थ होता था नेशनल असेंबली ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। दिस इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट इन द सक्सेशन ऑफ जैन तीर्थंकर was, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन से हुए? ये प्रश्न है, अंतिम तीर्थंकर। तो ये कहा जाता है कि जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक। और 24 तीर्थंकरों में अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग नाम आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ। तो कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसके बाद दूसरा नाम आप देख रहे हैं ऋषभदेव, ऋषभ जिन्हें कह रहे हैं, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर, महावीर जिन्हें हम 24वां तीर्थंकर मानते हैं। तो आंसर जो है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑब्जेक्टिव का, वो महावीर सही है। महावीर जैन यानी भगवान महावीर जिन्हें हम कहते हैं, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो मणि सुब्रत, तो मणि सुब्रत को 20वें तीर्थंकर के रूप में हम जानते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है महावीर, ऑप्शन सी सही है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को यूनिट वाइज देखें, सेक्शन वाइज देखें, तो कौन सी यूनिट से ये रिलेट करते हैं, कौन सी यूनिट से आते हैं, तो हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में पहले ही देखा था। अगर हम लोग बात करें बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों चीज़ें हम लोगों को थर्ड यूनिट में पढ़नी है, तो ये थर्ड यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर जैनिज्म से रिलेटेड है। इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रेफर्ड टू, पूर्ण ज्ञान की जो स्थिति है जैन धर्म में उसे क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की स्थिति किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड यूनिट से है। ऑप्शन अगर देख लें तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। पहला ऑप्शन है जिन, दूसरा ऑप्शन है रत्न, तीसरा ऑप्शन है कैवल्य, और चौथा ऑप्शन है निर्वाण। तो आप इस चीज को समझें, जिन शब्द जो है, जिन शब्द का अर्थ है जीत, जीतना। तो जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली उन्हें जिन कहते हैं,
ठीक। रत्न, रत्न शब्द ये हम लोग प्रयोग करते हैं त्रिरत्नों के लिए। तो जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बात हम लोग पहले कर चुके हैं। कैवल्य, परफेक्ट नॉलेज के बारे में। परफेक्ट नॉलेज जो शब्द है, यानी पूर्ण ज्ञान जो शब्द है, पूर्ण ज्ञान शब्द को सही मायने में रिप्रेजेंट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो कैवल्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कैवल्य। और जो चौथा ऑप्शन है निर्वाण, तो निर्वाण और कैवल्य में क्या अंतर है? तो आप इस चीज को समझ लें कि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान की स्थिति को मोक्ष से जोड़कर निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन पूर्ण ज्ञान की स्थिति को हम जैन धर्म में कैवल्य शब्द से प्रेजेंट करते हैं। तो जैन धर्म में कैवल्य शब्द से प्रेजेंट करते हैं, और बौद्ध धर्म में हम बुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया हो उसके लिए। और मुक्ति या मोक्ष के लिए बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आयुर्वेद हैज इट्स ओरिजिन, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका किस यूनिट से है, अगर ये देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सेकंड यूनिट से ये क्वेश्चन है। तो सेकंड यूनिट से क्वेश्चन उठाया गया कि आयुर्वेद का ओरिजिन, आयुर्वेद जो हमारे को देखने को मिलती है उसका ओरिजिन, उसकी शुरुआत कहाँ पे मिलती है, या कौन सा ग्रंथ है जिसका स्रोत, जिसमें आयुर्वेद का स्रोत पाया जाता है। तो चार चीजें आपके सामने हैं, चारों वेदों की बात की जा रही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको ये बात बता दें, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद को हम देखते हैं, यानी आयुर्वेद के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उसकी जानकारी हमको मिलती है अथर्ववेद में। अगला जो क्वेश्चन है, द फ्रेज द लाइट ऑफ एशिया इज अप्लाइड टू, ठीक, एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया जो शब्द है, ये जो वाक्यांश है, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? अलेक्जेंडर पहला ऑप्शन है, यानी सिकंदर। दूसरा ऑप्शन है महावीर जैन का। तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद गौतम बुद्ध। तो एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया हमेशा बुद्ध को कहा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने एशिया में अपने ज्ञान को, अपने निर्वाण के ज्ञान को फैलाया, अपने अष्टांगिक मार्ग को बताया। तो इसका सही ऑप्शन है भगवान बुद्ध। अगले जो क्वेश्चन है उसको देखें। स्टेट इज पावर, इट इज अ सीन फॉर अ स्टेट टू बी वीक अप्लाइज इन। कह रहा है राज्य शक्ति है, और अगर कोई राज्य कमजोर है तो कमजोर होना उसके लिए एक पाप है या एक बुरी स्थिति है। ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट कह रहा है किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है कि राज्य शक्तिशाली होता है, अगर राज्य वीक है तो वो उसके लिए एक पाप है। ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, किस थियरी से रिलेटेड है स्टेट की? तो हम लोगों ने चार थियरीज पढ़ी हैं। फोर्स थियरी, जिसमें ये कहा गया कि जिसके पास पावर है वही राज्य का संचालन करेगा। दूसरी थियरी है इवोल्यूशन थियरी, जिसमें कहा गया कि राज्य का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ साथ, सभ्यता के साथ साथ राज्य का विकास हुआ। तीसरे ऑप्शन के तौर पर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को देख रहे हैं, जिसमें यह कहा गया कि राज्य जैसी चीज जनता द्वारा, जनता की सहमति से आपस में एक एग्रीमेंट करके या एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। और चौथी चीज, जिसे हम लोग डिवाइन ओरिजिन थियरी कह रहे हैं, तो डिवाइन ओरिजिन थियरी ये कहती है कि गॉड जो है वो होल सोल ओनर होता है किसी स्टेट का, और राजा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन ए है, फोर्स थियरी, ये जो स्टेटमेंट है कि स्टेट पावरफुल होना चाहिए, और अगर वो वीक हुआ तो उसके लिए ये एक पाप जैसी स्थिति, एक बुरी स्थिति है, ये जो स्टेटमेंट है ये फोर्स थियरी से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस टू द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ किंग इज अ सीन। ठीक, कह रहा है अगर अगर कोई व्यक्ति राजा के अधिकारों या उसके अस्तित्व का विरोध करता है, उसका रेजिस्टेंस करता है, यानी राजा का विरोध अगर किया जाता है तो ये एक पाप है, ऐसा कौन सी थियरी में मानते हैं? तो राजा का विरोध करना यानी ईश्वर का विरोध करना, ये ऑप्शन डी
यानी डिवाइन ओरिजिन थियरी में ऐसा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 hymns written in वैदिक संस्कृत। कह रहा है वैदिक संस्कृत में 1028 जो सूक्त हैं उनका कलेक्शन हमें किस पुस्तक में प्राप्त होता है। तो आप देखें अलग अलग पुस्तकों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। सारे पुस्तकों को अगर देखें तो उसमें से कुछ वेद हैं और कुछ वेद के अंग हैं। तो अगर देखें ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में ही 1028 ऋचाएं पाई जाती हैं संस्कृत में लिखी हुई। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। सामवेद, सामवेद में संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण और अरण्यक ये दो भाग हैं वेदों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द वर्क ऑफ तमिल ग्रामर that is said to be the earliest extant work of Tamil literature। कह रहा है कि तमिल ग्रामर की कौन सी पुस्तक तमिल लिटरेचर में बहुत पहले की है, बहुत प्राचीन है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है। सेकेंड यूनिट में आप जहाँ पर लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, लिटरेचर में संगम लिटरेचर, नॉर्थर्न इंडियन लैंग्वेजेस, तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। विच इज़ अ वर्क ऑफ तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर की इनमें से कौन सी कृति है सेड टू बी अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, जिसे तमिल लिटरेचर में सबसे प्राचीन ग्रंथों के रूप में हम जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन टोलाकप्पियम, टोलाकप्पियम ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन लिटरेचर वाज ट्रीटाइज ऑन द साइंस ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय साहित्य की पुस्तक जो है उसे हम एक गवर्नेंस के साइंस के रूप में देखते हैं। तो 4 ऑप्शन, मनुस्मृति, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मनुस्मृति एक विधि पर आधारित पुस्तक है। अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था से संबंधित एक पुस्तक है। राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। तीसरा महाभारत, महाभारत एक एपिक है, एक महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों की कथा का उल्लेख मिलता है। ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव, चौथा ऑप्शन के रूप में। तो आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ही एक प्राचीन भारतीय साहित्य की ऐसी पुस्तक है जो गवर्नेंस के साइंस के बारे में बात करती है। और अगले क्वेश्चन को देखें, विच वॉज और वर द ग्रेटेस्ट पोइट्री एंड ड्रामा वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास के फेमस पोइट्री या ड्रामा वर्क कौन से रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कालिदास के द्वारा फेमस ड्रामा और पोइट्री यानी दोनों एक ही, यानी जो लिखा गया है कालिदास द्वारा, ज़्यादातर कालिदास द्वारा ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो एक नाटक हैं, लेकिन वो नाटक काव्य के रूप में लिखा गया। ठीक, तो काव्य नाटक के रूप में हम इसे जानते हैं। अब ऑप्शन आपके सामने है कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत और इनमें से सभी। तो कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं और ये सभी पोइट्री और ड्रामा वर्क हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मुलेशन इन इंडिया वर देयर। भारत में अगर हम देखें तो स्टेट फॉर्मुलेशन के कितने स्टेजेस अवेलेबल होते हैं। तो इस चीज़ का वीडियो आपको हमारे ग्रैंड गौरव चैनल के ऊपर ऑलरेडी रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको डिटेल वे में पढ़ सकते हैं। 15 से 17 मिनट का ये वीडियो है। लेकिन ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मुलेशन इन इंडिया वर देयर, भारत में स्टेट फॉर्मुलेशन के कितने स्टेजेस हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 6। भारत में 6 अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं एक स्टेट के फॉर्मुलेशन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ब्लैंक यानी पहले खाली स्थान है और उसके बाद स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड फुल फ्लेज्ड स्टेट। फुल फ्लेज्ड स्टेट की जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन है। तो मतलब अभी हम कह रहे हैं कि 6 स्टेजेस होती हैं, उन 6 स्टेजेस में से कौन सी स्टेज को हम
कौन सी स्टेज को हम फुल फ्लेज्ड स्टेट मानते हैं। ठीक, तो कौन सी स्टेट को हम फुल फ्लेज्ड स्टेट मानते हैं, अगर ये देखें तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी 3 स्टेजेस। थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज को हम फुल फ्लेज्ड स्टेट की स्टेज मानते हैं। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य व्यू ऑन किंगशिप इज लाइक दैट ऑफ दी। कौटिल्य का जो विचार था किंगशिप के ऊपर, वो विचार किससे मिलता है या वो विचार किससे संबंधित है, ऐसा कहा गया। आप वीडियो देखें तो वहाँ पर भी आपको ये बात मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको जानकारी दी गई है। किंगशिप का एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप कौटिल्य का व्यू देखें किंगशिप के ऊपर, तो कौटिल्य का जो व्यू था वो बिल्कुल बहुत हद तक मिलता था प्लेटो के व्यू से। अरस्तु, शुक्रात, प्लेटो और जॉन लॉक 4 ऑप्शन हैं, लेकिन सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य मेंशंस हाउ मेनी तीर्थास who are probably called महामात्रास और हाई फंक्शनरीज। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जिन जानकारियों में से एक जानकारी ये भी है कि शासन व्यवस्था के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। प्राचीन समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे मंत्रणा या मंत्री परिषद के रूप में भी हम देखते थे, तो ऐसा कहा जाता था कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो मंत्रणा या मंत्री परिषद है वो क्या है। तो मंत्री परिषद मतलब श्रेष्ठ या उच्च कोटि के मंत्रियों का समूह, और मंत्रणा जो है उसमें निम्न कोटि के मंत्रियों की बात की जाती थी। ये कोटि कैसे डिसाइड हो रही है, तो कोटि विशेष रूप से डिसाइड होती थी महत्वपूर्ण राज्य के विषयों को लेकर। तो अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है तीर्थास, कितने तीर्थ अर्थशास्त्र में बताए गए। ये तीर्थ कोई धार्मिक तीर्थ नहीं है। तीर्थास का मतलब, तीर्थास को हम महामात्र शब्द से भी समझ सकते हैं, और महामात्र का अर्थ है हाई फंक्शनरीज, यानी उच्च कोटि के काम करने वाले। तो इसमें किसी राज्य में, प्राचीन समय में किसी राज्य में जो हाईएस्ट पोस्ट को होल्ड करने वाले लोग होते थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों के बारे में, या कितने महामात्रों के बारे में, या फिर कितने हाई फंक्शनरीज के बारे में बात करी है, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, 18 महामात्र। यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में ये कहा है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए 18 प्रकार के उच्च कोटि के मंत्री या उच्च कोटि के जो अधिकारी होने चाहिए। तो इसके सही ऑप्शन के तौर पर हम 18 को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल आइडियल वाज नॉट फॉलोड इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में कौन सा राजनीतिक आदर्श फॉलो नहीं किया जाता था, कौन से राजनीतिक आदर्श को लोग फॉलो नहीं करते थे। तो अगर इसके ऑप्शंस को देखें तो जस्टिस प्राचीन भारत में फॉलो किया जाता था। न्याय जो है, न्याय की व्यवस्था पर ही पूरा जो स्टेट है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टिका होता था। फ्रीडम भी, स्वतंत्रता भी एक आइडियल रहा है पॉलिटिकली। अगर हम देखें कि कौन सा आइडियल नहीं था, तो इक्वालिटी, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था देखते हैं, हम जाति व्यवस्था देखते हैं। ठीक, तो ये जो भेदभाव है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर एंशिएंट इंडिया में नहीं देखने को मिलता था। तो ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन सी सही है। इक्वालिटी एक पॉलिटिकल आइडियल एंशिएंट इंडिया में नहीं था। और नेशनलिज्म भी अपने आप में एक पॉलिटिकल आइडियल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ डायलॉग्स बिटवीन बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, वो बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के बीच में डायलॉग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एक एक करके देखें, मिलिंद पन्हो, ये एक पुस्तक है, बुद्ध धर्म के ऊपर लिखी हुई ये एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बुद्धिस्ट सेंट जिनका नाम नागसेन था, उनका और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर
जिन्हें हम मिलिंद कहते हैं, उनके बीच में डायलॉग है। तो मिलिंद पन्हो असल में मिलिंद और नागसेन के बीच में डायलॉग है। ठीक। दूसरा, सूक्त पिटक। सूक्त पिटक के बारे में कहते हैं कि सूक्त पिटक एक डायलॉग है भगवान बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के बीच में। तो आपका जो क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर ऐसा है जिसे हम भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों या भगवान बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के बीच में डायलॉग के रूप में जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन सी को भी देखें, ऑप्शन सी विनय पिटक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म में दो प्रकार के लिटरेचर की बात की जाती है। एक तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नामक ग्रंथ की बात की जाती है और दूसरा जातक कथाओं की बात की जाती है। तो त्रिपिटक नामक जो ग्रंथ है उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है, एक भाग है जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक बुद्धिस्ट फिलॉसफी को इंक्लूड करता है। दूसरा विनय पिटक है जिसमें बुद्धिस्ट रूल्स और रेगुलेशंस की बात की जाती है। और तीसरा सूक्त पिटक है जिसमें बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के बीच में डायलॉग को प्रेजेंट किया जाता है। तो सूक्त पिटक के साथ साथ विनय पिटक भी त्रिपिटक का एक हिस्सा है। और चौथा जो ऑप्शन है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के बारे में ऊपर हम लोगों ने बात करी। इसी सीरीज में आपको एक क्वेश्चन मिला जहां हम लोगों ने देखा कि अश्वघोष नामक जो व्यक्ति रहे उन्होंने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी, एक महाकाव्य लिखा है उन्होंने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पोइट्री एंड ड्रामा। निम्नलिखित में से कौन सा पोइट्री और ड्रामा दोनों है? तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देखा और इसका सही ऑप्शन अगर देखें कुमार संभव, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तीनों के तीनों पोइट्री ड्रामा है, कुमार संभव भी, रघुवंश भी और अभिज्ञान शाकुंतलम भी। और अगर एक क्वेश्चन के तौर पर देखें कि ये किसने लिखे हैं, तो ये कालिदास द्वारा लिखे गए। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, नंबर ऑफ पुरुषार्थ आर। प्राचीन भारत में पुरुषार्थों की संख्या कितनी थी? तो अभी इस तरह से देखें कि हमारे यहाँ प्राचीन भारत में जीवन हम जिस तरह से जी रहे हैं, तो जीवन जीने के जो उद्देश्य, गोल ऑफ लाइफ बनाए गए, उनको पुरुषार्थों के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो भारत में, प्राचीन भारत में मानव जितने भी थे, उनके जीवन को जीने के लिए उनके जीवन में 4 उद्देश्य बताए गए, जिन उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें कार्य करना है। तो उन्हीं उद्देश्यों को हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ मतलब पुरुष होने का अर्थ। वास्तविक रूप में हम पुरुष क्यों हैं? तो हम अब 4 उद्देश्यों को जीने के लिए ही पुरुष हैं। ठीक। तो ऐसा कहते हैं कि पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों की बात हम लोग प्राचीन समय में करते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के अनुरूप जीवन जीना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के अनुरूप अर्थ का संग्रह करना है और साथ ही साथ धर्म के अनुरूप काम यानी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। और साथ ही साथ जीवन के अल्टीमेट गोल के रूप में, जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में हम मोक्ष को देखते हैं। तो हर व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य को अंतिम रूप से प्राप्त करना है और वह है मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थों की बात की जाती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की इस सीरीज को, आज के इस क्वेश्चन सेट की सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। ऐसे ही हमारे सीरीज को देखते रहें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक। तो जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप अपने चैनल ग्रैंड गौरव पे हैं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सारी सीरीज, बहुत सारी लेक्चर और क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी वीडियो या कोई भी वीडियो का कंटेंट आपको ठीक लगे। थैंक यू।